हेलो एवरीवन। सो हमारे साथ है ऋत्विक कुमार, गेट 21 ऑल इंडिया रैंक 40 इन ईसी ब्रांच। सो आज हम लोग जानेंगे कि जो ऋत्विक है उसकी जर्नी कैसे रही और कैसे उन्होंने गेट 21 में 40 रैंक हासिल किया। सो ऋत्विक प्लीज़ वेलकम एंड प्लीज़ थैंक यू अपने स्टूडेंट्स को बताइए कि कैसा आपका जर्नी रहा। यस सर। तो सर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बीटेक से। तो सर मैं बीटेक में मैं थर्ड ईयर में आया। तो कॉलेज प्लेसमेंट शुरू हो गई थी। तो वहाँ से जो प्लेसमेंट थी सर वो आईटी सेक्टर में थी सारी, मैक्सिमम सीएस वालों के लिए। तो सर मैंने वहाँ देखा कि सर मैं प्लेसमेंट हो भी गया था फोर्थ ईयर में। तो सर मेरा पॉइंटर भी अच्छा था, 9 पॉइंटर था। तो सर मैंने वहाँ जब बीटेक में था तो सर मैं प्लेसमेंट हुआ कुछ कंपनीज में। तो सर वहाँ जब मैंने जॉब में देखा जो प्रोफाइल था सर वो मेनली कोडिंग साइड था। और सर मुझे इंटरेस्ट नहीं था कोड करने में, मुझे अपने कोर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, लाइक कम्युनिकेशन हो गया या बीएलएसआई डोमेन। हाँ। तो सर फिर जब मेरा बीटेक हुआ तो सर मैं 2019 पास आउट हूँ। हम्म। और मेरा पॉइंटर था 9.52 ओवरऑल। हाँ। तो सर उसके बाद फिर मैंने सोचा गेट के बारे में मुझे पता चला था यूट्यूब से। और कई कई सोर्सेस से मुझे पता चला, गूगल से ही पता चला कि मतलब गेट एग्जामिनेशन से हम मतलब पीएसयू या एमटेक ज्वाइन कर सकते हैं आगे चल के। हाँ। तो सर मैंने फिर उसके बारे में और रिसर्च किया, उसका सिलेबस देखा कि मतलब, तो मैंने देखा वो टेक्निकल सेक्शन में था पूरा जो सर हमने बीटेक में पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम्म। आफ्टर सेकंड ईयर। हम्म। और 10 सब्जेक्ट्स आर फ्रॉम देयर ओनली। तो सर मुझे लगा कि तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला इस एग्जाम का, और मैंने और भी लोगों से पूछा। तो मैंने फिर इसी तैयारी करना शुरू की 2019 में। और सर फिर मैंने 2020 में दिया। सर मेरी रैंक 1064 आई, क्योंकि सर मैंने वहाँ गलतियाँ ये की थी कि मैंने टेस्ट सीरीज बहुत कम दी थी। हम्म। और मॉक टेस्ट मैंने प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो सर मुझे उसकी वजह से लगा कि शायद मेरी रैंक अच्छी नहीं आ पाई। तो सर मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था उसके बाद। और फिर मैंने रिजल्ट के बाद ही मतलब छोड़ दिया था, मैंने अपना प्रिपरेशन पूरी तरह से हाँ। क्विट कर दिया था उसके बाद। ओके। और फिर सर अगस्त तक मैं ऐसे ही था, मतलब डिमोटिवेटेड। मैंने मतलब और एग्जाम में भी सोच लिया था कि मैं नॉन टेक्निकल तैयारी करूंगा। तो सर जब नॉन टेक्निकल एग्जाम्स हो गए, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया या एसएससी हो गया या रेलवे एग्जाम्स हो गया, सर मैं उसका तैयारी कर रहा था। तो बीच में सर जब फॉर्म आए सर गेट 21 के आउट हुए जब फॉर्म्स, तो सर उसको मैंने जब देखा तो मुझे मन किया कि मतलब एक बार और ट्राई देना चाहिए मुझे अपना। मुझे काफ़ी देर हो गया था पर मैंने फिर भी एक बार सोचा कि मुझे ट्राई देना चाहिए, क्योंकि मैं बना था उसके लिए कि मैं टेक्निकल सेक्शन में आगे जाना है। हाँ। तो सर मेरे फादर भी थे सर, उन्होंने मुझसे बोला कि अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो करो। मतलब फादर ने भी साथ दिया पूरा मेरा, मतलब। हाँ। तो फिर मेरी फैमिली भी मतलब ओके थी इसके साथ कि मैं मतलब एक बार और ड्रॉप ले सकता हूँ। तो मैंने ड्रॉप लिया इसके लिए। हाँ। और फिर मैंने तैयारी फिर से शुरू कर दी। हाँ। पर उस समय मुझे काफ़ी दिक्कतें आई तैयारी में, क्योंकि मेरा गैप हो गया था काफ़ी। हाँ। तो सर उसके बाद फिर मैंने जब तैयारी शुरू की तो जिस सब्जेक्ट रिवाइज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि गैप हो गया था तो मेरे सारे वो कॉन्सेप्ट्स भूल गया था मैं काफ़ी। 2 साल हो गया था बीटेक, हम्म। 1 ईयर हो गया था बीटेक के बाद। तो फिर मैंने सर फिर से शुरू किया। तो मैं स्लो में आने के मुझे 1-2 महीने लग गए। हाँ। फिर इन नवंबर मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा थोड़ा कि मतलब हाँ। कर सकता हूँ मैं इस बार। हाँ। फिर मैंने फिर टेस्ट सीरीज ले ली थी। तो टेस्ट सीरीज मैंने एक से दो दो टेस्ट सीरीज ली थी मैंने। हाँ। तो जब मैंने उन टेस्ट सीरीज को दिया तो उससे मेरा इंप्रूवमेंट शुरू होने लग गया फिर से। हम्म। पहले तो मार्क्स कम आ रहे थे, जो मैंने गेट 20 में लाया तो उससे भी कम मार्क्स आ रहे थे मेरे, हाँ। क्योंकि सब प्रेशर में था मैं थोड़ा ज़्यादा हाँ। कि अच्छा करना है और टाइम कम है मेरे पास। हाँ। तो टाइम कम होने की वजह से मैं वो प्रेशर में टेस्ट देता था तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। फिर मैंने और भी यूट्यूब से देखा, क्रिएटिक्स चैनल हो गया, अनअकैडमी चैनल, मुझे पता चला। तो उन सबसे पढ़ के मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझा कि मतलब पेपर में प्रेशर कम करना है, हम्म। टाइम मैनेजमेंट से हमें अच्छा करना है पेपर को। हाँ। क्योंकि बहुत बच्चों का जो अच्छे रैंकर्स हैं उनका प्रेशर की वजह से पेपर खराब हो जाता है हाँ। और वो 500 रैंक में पहुंच जाते हैं। तो सर वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गेट में, हाँ। क्योंकि पेपर हमेशा कुछ नया आता है तो नए सवाल देख के हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है तुरंत। बिल्कुल। तो उसका इंप्रूवमेंट यही है कि हम सिर्फ टेस्ट सीरीज दें और टेस्ट सीरीज से ही अच्छा कर सकते हैं वो चीज़ हम, हम्म। क्योंकि टेस्ट सीरीज में हर पैटर्न के सवाल आपको मिलेंगे। हम्म। जैसे कि इस बार एमएसक्यू आ गया था, एमएसक्यू जोड़ा गया पेपर में। तो उससे मैं काफ़ी डर गया था कि मतलब इस बार बेकार होगा मेरा पेपर। पर वहाँ पे देखा तो वहाँ पूरा नेट आ गया इस बार। हाँ। तो वो और डिफिकल्ट था, पर उसमें एक्यूरेसी होती है, मेन एक्यूरेसी का खेल है उसमें सारा। हाँ। हाँ। तो मैंने फिर जो तैयारी की थी, जो टेस्ट सीरीज था, उसका मुझे फायदा मिला वहाँ पे। हम्म। पेपर दिया तो पेपर मुझे लगा खराब हो गया मेरा, पर बाद में देखा तो सही आ गया, क्योंकि सबका खराब हुआ था। हाँ। जैसा आपने बोला था कि पेपर डिसास्टर है कि नहीं, हाँ। तो मुझे लगा कि नहीं डिसास्टर था, पर उस समय लग रहा है डिसास्टर है, पर अब नहीं लग रहा कि डिसास्टर था। हाँ। हाँ। वो पेपर मतलब टाइम मैनेजमेंट का था सर, मैंने बिल्कुल बिल्कुल। प्रेशर का खेल था सारा। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग देख रहे हो कि ऋत्विक ने पहले गेट 20 में बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक अचीव नहीं किया था। तो और मैं भी आप लोगों को अपनी स्टोरी में बता चुका हूँ कि मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छा रैंक नहीं आया था। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप में बिलीव करो और अपने 100% पोटेंशियल को यूटिलाइज करो और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। जैसे कि अभी हमारे पास आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे हॉल हो गया, बार्क हो गया, इसरो हो गया, ईएससी हो गया। अगर आप इन सब की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखोगे और अगर आपको बिलीव है कि आप गेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। क्या होता है कि कई बार हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम गेट की प्रिपरेशन कर तो रहे हैं लेकिन एक्चुअली हम उस एग्जाम के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। मतलब अंदर से वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए आपको कि आपको गेट क्रैक करना है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि क्योंकि सब कर रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है तो गेट करना ही पड़ेगा, अगर आप मजबूरी में कर रहे हैं, अगर आपका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है तो फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सच में आपके लिए ये एग्जाम बना है कि भी नहीं बना है। ठीक है, और अगर आपको लगता जैसे है कि यह एग्जाम आप कर सकते हो तो आपको अपनी प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ऋत्विक ने तो कवर कर लिया, उसने अगस्त से प्रिपरेशन चालू की, फिर भी उसने कवर कर लिया क्योंकि उसने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का यूटिलाइजेशन
बहुत ही अच्छे से किया, टाइम के साथ प्रॉपरली मैनेज करके किया, लेकिन हर किसी के लिए टाइम मैनेजमेंट भी आसान नहीं होता। तो बेटर है कि आप अपनी प्रिपरेशन जल्दी करो, मतलब स्टार्ट करो। अगर अभी आप जैसे मार्च चल रहा है तो 1 अप्रैल से या इसी वीक से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और कंटिन्यूसली अपने टेक्निकल चीज़ों से अटैच रहो, ठीक है, टेक्निकल चीज़ों से प्यार करो और नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि गेट जो है वो आपका मोस्टली न्यूमेरिकल पेपर है ना, बहुत ज़्यादा यस थ्योरी के पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान देकर प्रिपरेशन करोगे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो वापस से हम ऋत्विक से बात करते हैं। ऋत्विक, तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे हर सब्जेक्ट के, या आपने टेस्ट सीरीज से शॉर्ट नोट बनाए थे? दो टाइप के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं आजकल स्टूडेंट्स, तो वो दोनों शॉर्ट नोट्स के बारे में आप बताओ। सर मैंने जब अगस्त में शुरू किया था तैयारी, तो सर मैंने मेन नोट से पढ़ा था पहले। तो मैंने मेन नोट से पढ़ता था, तो वो पेजेस होते हैं 500 पेजेस, 500 600 पेजेस नोट्स होते हैं, एनालॉग हो गया, कम्युनिकेशन। तो सर मुझे उससे लगा कि सर इतना मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा आखिरी वक्त में, एंड टाइम जब आएगा गेट का, तो सर मैं रिवाइज नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है किसी बच्चे के लिए वो। तो इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स का देखा, मैंने उसकी स्ट्रेटेजी भी देखी चैनल्स पे काफी, यूट्यूब पे। तो वहाँ से मुझे पता चला कि मतलब शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सारे सब्जेक्ट से शॉर्ट नोट्स बनाए अलग अलग, और उसमें एक लिमिट थी कि मतलब कि 5 to 6 पेजेस में ही, मतलब मैं सोचता था कि उसी में मतलब खत्म कर दूं शॉर्ट नोट्स को, क्योंकि उतना ही मैं रिवाइज कर सकता हूँ लास्ट टाइम में। तो सर मैंने सारे शॉर्ट नोट्स को बुलेट पॉइंट से बनाया था, और जैसे मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, तो उसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट है, एनालॉग एंड डिजिटल। पर सर जो गेट है, गेट एग्जाम है, वो ज़्यादा डिजिटल कम्युनिकेशन फोकस करता है, क्योंकि एनालॉग कम्युनिकेशन थ्योरेटिकल पार्ट है। और जैसा आपने देखा भी होगा गेट 21 में सिलेबस में भी उन्होंने रिमूव कर दिया जो उसका स्ट्रक्चर है, डीएसबी एसएससी इन सबका रिंग मॉड्यूलेटर, तो वो सब भी सर उन्होंने हटा दिया गेट से, क्योंकि वो जानते हैं कि न्यूमेरिकल पेपर है वो। तो सर वहाँ थ्योरेटिकल नहीं आएगा। तो आप ये मत सोचिए कि थ्योरेटिकल थ्योरी पढ़ के आप नंबर ला सकते हैं गेट में, उसके लिए आपको न्यूमेरिकल अपना अप्रोच अच्छा करना होगा उसके लिए। तो सर मैंने वही बताया, तो वहाँ पे से डिजिटल कम्युनिकेशन था, तो उसमें एफएसक्यू हो गया और थ्रेशोल्ड कॉन्सेप्ट हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, बीट एरर प्रोबेबिलिटी, वो सब जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें कुछ फॉर्मुलेज ऐसे हैं जो हम भूलते हैं लगभग, जो हमें दिक्कत देता है जब हमको सवाल आता है। हर सवाल में अलग अलग तरीके से आंसर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं जो पहले आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो हमें हर साल वो नए कॉन्सेप्ट बन के आ रहे हैं। और आपने प्रीवियस देखा होगा 2-3 ईयर से सारे उसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा मैक्सिमम, क्योंकि वो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, वो इन रियल लाइफ ऑल्सो वी यूज दैट लाइक इन कम्युनिकेशन सिस्टम, यू कैन सी इन एमटेक ऑल्सो देयर इज कोर्स। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो उस तरह कॉन्सेप्ट हैं जो मतलब आपको डिफिकल्ट लगते हैं, या जैसे एनालॉग सर्किट में बीजेटी एम्पलीफायर हो गया, उसकी बाइसिंग कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगती है, या मॉसफेट एम्पलीफायर हो गया जो बहुत को टफ लगता है, और ये एमएफटी में ट्रांसमिशन लाइन हो गया। तो वो सब के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लगता है भूल रहे हो, जल्दी जल्दी रिवाइज नहीं कर पा रहे हो आप उसको, तो नोट से आप पढ़ोगे तो आप ढूंढना पड़ता है उसमें। तो शॉर्ट नोट से ये फायदा है कि आप उसको क्विक रिवीजन दे के एक बार उसको पढ़ के फिर टेस्ट सीरीज आप दोगे तो और इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। और टेस्ट सीरीज की यहाँ तक बात है, तो उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि डेसिमल प्लेस की मिस्टेक, यूनिट आप नहीं ध्यान देते हो, या फिर उसमें लिखा होगा कि राउंड ऑफ करना है, तो वो सब जो गलतियाँ होती हैं उसको आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पेपर में वो गलतियाँ करोगे तो आपके -2 हो जाएंगे तुरंत। और अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है खैर, पर फिर भी अगर नेगेटिव मार्किंग है उसमें तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और गेट में बहुत मैटर करता है। एक मार्क्स से 1 मार्क्स कैन फॉल फ्रॉम यू 50 रैंक, इट कैन फॉल योर रैंक कैन फॉल फ्रॉम 50 नंबर। तो वो जो क्वेश्चन आया था 4.51 कुछ समथिंग था, उसमें यस सर, राउंड ऑफ 1 लिखा था, तो आपने यस क्या सर, सही वो किया? क्वेश्चन, यस वो क्वेश्चन सर मेरा सही होगा, मैं टेस्ट सीरीज पे वो ध्यान देता था मैं, जैसे मैंने आपसे बोला भी कि वो सबको आपको पॉइंट देखना, उसमें 1 डेसिमल प्लेस लिखा था, तो मैंने वो देखा भी था 1 डेसिमल प्लेस, तो मैंने 4.5 लिखा, मेरा आंसर 4.517 आया था, पर मैंने 4.5 लिखा क्योंकि राउंड ऑफ करके 4.5 होगा। काफी बच्चों ने उसमें 4.517 लिख दिया, किसी ने 4.52 लिख दिया, तो वो उनका गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने रेंज में दिया नहीं, जबकि उनको रेंज देना चाहिए था, पर दिया नहीं। ऐसे कम्युनिकेशन का सवाल भी था थ्रेशोल्ड वाला, जैसे 0.04 आंसर था, मैंने उसका राउंड ऑफ करके लिखा, पर उसमें रेंज दे दिया हम लोगों ने 0.03 से 0.05। तो वो लक पे डिपेंड करता है, बहुत होगा वो सही हो गया होगा जिन्होंने 0.04 समथिंग लिखा भी होगा, पर उनको वहाँ पे वो देखना चाहिए था, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस था, तो 0.04 ही आंसर सही है उसका फाइनली देखा जाकर। उन्होंने वहाँ पे रेंज दिया, कहीं पे रेंज नहीं दिया, तो ये मैटर, तो आप अपने आप परफेक्शन दे के चले टेस्ट सीरीज से ही, कोई भी ये गलतियाँ क्वेश्चन अगर करते हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रीड करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ये मतलब अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि आप क्वेश्चन जब रीड करते हो तो बहुत ही केयरफुली रीड करो, उसमें एग्जैक्टली क्या बोला है उस एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अपना आंसर टिक करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ ऋत्विक से। अभी पीएसयू और एमटेक आपके पास दोनों ऑप्शन है, अब क्योंकि आपका इतना अच्छा रैंक आया है, ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हो कि पीएसयू में जाना है कि एमटेक में जाना है? सर अभी मतलब अभी तो आईआईटी के फॉर्म्स आउट हुए हैं इस वीक में, तो सर मैंने आईआईटी का भी सोच रखा है, आईआईटी से एमटेक। बाकी अभी जब पीएसयू जाएंगे तो पीएसयू उसके भी फॉर्म भरूंगा मैं। उसके बाद पीएसयू का मेन मोटिव तो पीएसयू ही होता है मैक्सिमम बच्चों का, तो टॉप रैंक लाने की कोशिश करते हैं हर साल। तो अभी अभी वो डिसाइड नहीं, मतलब आईआईटी है मेन अभी तो। अच्छा, तो प्रायोरिटी आपकी पीएसयू है कि एमटेक? अभी मजबूरी है, मतलब अभी तो मजबूरी है क्योंकि हमारे पास पीएसयू का ऑप्शन नहीं है, तो आप एमटेक ऑप्ट कर लोगे, लेकिन अगर पीएसयू आएगा तो नोटिफिकेशन आएगा और जब आपका उसमें सिलेक्शन होगा तो आप बोल रहे हो कि आप पीएसयू चले जाओगे?
यस हाँ, तो यही चीज़ हम लोग हमेशा बात भी करते हैं कि इनको कोलैबोरेट करना चाहिए, है ना। जो हमारा गेट का जो कमिटी है और जो पीएसयू की कमिटी है, इनको कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि सीट सर। वैकेंट ना रहे। ठीक है, और ऐसा आप सोच यस सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट जो जिनका रैंक जो थोड़ा सा पीछे है और जो टॉप आईआईटीज में कोर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग सेकंड और थर्ड काउंसलिंग तक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जब वैकेंसीज आएगी तो वो स्विच कर जाएंगे, और जो सीट है वो यस वैकेंट रहेगी, तो हो सकता है कि अगर उस समय भी आपकी काउंसलिंग चल रही है तो ऑन द स्पॉट काउंसलिंग भी होती है, तो उसमें जाके भी आप अपना जो सीट है वो बुक कर सकते हो। सर, विंटर एडमिशन भी होते हैं दिसंबर के मंथ में, तो वो भी आप ले सकते हैं, उसमें भी एडमिशन होते हैं। हाँ कुछ आईआईटीज में विंटर एडमिशन आता है, हाँ जब सीट वैकेंट हो जाती है पीएसयू की वजह से, हाँ तो उसमें आप ले सकते हैं एडमिशन। उसमें बहुत दूर तक जाता है, 600 स्कोर तक चला जाता है हाँ। कट ऑफ। यस सर। ठीक है। सो आपने जब प्रिपरेशन की तो कम्युनिकेशन से आपने जब गेट दिया है, तो आप लोग आपको पता ही है मतलब कि कम्युनिकेशन और यस ईएमएफटी, ये दो सब्जेक्ट्स को, और ईडीसी को भी, ये तीनों सब्जेक्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं, है ना। तो यस ये सर। दो सब्जेक्ट ईएमएफटी और कम्युनिकेशन को आपने कैसे प्रिपेयर किया था? सर एक्चुअली सर, जब मैंने देखा गेट का सिलेबस, तो उसमें मैंने देखा कि मेनली कम्युनिकेशन ईएमएफटी पूरा पेपर फोकस है, क्योंकि 10 to 20 मार्क्स आप उससे गेन कर सकते हो पेपर में। हाँ तो मैंने जब देखा प्रीवियस ईयर जो मैंने पेपर दिया था 2020 में, तो सर उसमें मेरी 1064 रैंक जो आई थी, हाँ। वो इसी वजह से आई थी कि मैंने कम्युनिकेशन छोड़ दिया था पूरी तरह से, ओके। क्योंकि मुझे लगता था वो बहुत टफ टॉपिक है। और ईएमएफटी मैंने सुना था सारे टॉपर से हाँ। कि मतलब वो टफ टॉपिक होता है, हर कोई बोलता है टफ टॉपिक होता है। ओके। फिर सर मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, क्योंकि मुझे इस बार नहीं छोड़ना था, मुझे अपना बेस्ट देना था इस बार, हाँ हाँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मान के किया कि अब और नहीं करना मुझे गेट के लिए। तो सर मैंने फिर यूट्यूब पे ढूंढा, तो आप साकेत सर का मुझे मिला। तो साकेत सर की जो मैंने वीडियोस देखी, तो मुझे लगा एक बार ट्राई देना चाहिए उस पर भी। तो मैंने जब वीडियो देखी, तो उससे मुझे काफ़ी ईजी लगा ईएमएफटी और कम्युनिकेशन। तो मैंने जब उससे पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा, जब मैंने टेस्ट सीरीज दिया, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में करके और शॉर्ट नोट्स बना के, और मैंने काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाए थे उसके ऊपर पूरे, जो आपने एमएसक्यू टाइप सीरीज ली थी एक अकेडमी पे। तो मैंने वो सब कुछ जब पढ़ा अच्छे से, जो लास्ट मंथ में बनाया था अपने जनवरी में, ओके। 10 days, 10 days डेली यू हैव मेड ऑल द वीडियोस फॉर अस ओनली, बट डेफिनेटली पेपर ऑल नेट क्वेश्चंस वर देयर। हाँ तो सर मैंने फिर वहाँ पे सब, पर उसका एडवांटेज है कि उससे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो गए थे, तो नेट में भी कॉन्सेप्ट है, एमएसक्यू पर अगर आपको आता होगा तो आप एमएसक्यू भी कर लोगे और नेट भी कर लोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अब एमसीक्यू आसान लगता था, क्योंकि एमसीक्यू में तो 4 में से एक ही ऑप्शन है, हाँ। पर एमएसक्यू में 4 ऑप्शन ही सही हो सकते हैं। तो वो सब देख के लगता था कि नहीं हो पाएगा, पर मैंने फिर जब वो सब पढ़ा आपसे कम्युनिकेशन ईएमटी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी क्रिएटिक से भी कई चैनल हैं, उसमें मैंने पढ़ा था हाँ ईएमएफटी के, काफ़ी प्ले लिस्ट है उसमें। हाँ। मैंने बहुत जगह से ईएमएफटी पढ़ा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था ईएमएफटी के बारे में कुछ, ओके। कि मतलब मुश्किल लगता था, क्योंकि लोगों ने ऐसा बोल दिया था कॉलेज में कि मुश्किल है वो टॉपिक, ईएमएफटी सबसे मुश्किल है। तो मुझे इसलिए लगता था कि पढ़ना जरूरी है उसको इस बार। मैंने उसको पढ़ा तो काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा, पेपर में भी 10 क्वेश्चन आर देयर, हाँ। ईएमएफटी को मैंने 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस ज़्यादा ही बार। क्वेश्चन थे। अब जैसे, तो सर मैंने उस बार काफ़ी अटेम्प्ट कर लिया उसमें से, काफ़ी काफ़ी हद तक मैंने 80% मैंने क्वेश्चन कर लिए थे उसमें से। अब ईएमएफटी और कम्युनिकेशन का वेटेज ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है, मतलब जैसे मैथ्स और यस सर। एप्टीट्यूड का मार्क्स फिक्स है 28, तो अगर इस बार 21 की हम लोग बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स का ईएमएफटी और कम्युनिकेशन का वेटेज था। तो जो स्टूडेंट ईएमएफटी और कम्युनिकेशन नहीं पढ़ पाए होंगे, उनका तो वैसे भी स्कोर बहुत अच्छा नहीं आ पाया यस होगा, क्योंकि ये सर। दोनों सब्जेक्ट ही अभी मैक्सिमम मतलब बोलना चाहिए 1/4 यानी कि 25% मार्क्स कंटेन कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों सब्जेक्ट, और ये दोनों सब्जेक्ट आप रेफर कर सकते हो, है ना। मेरे बहुत सारे डिफरेंट जगह पे प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो और ये फ्यूचर स्कोप भी चैनल। ईएमएफटी का है, हाँ हाँ फ्यूचर स्कोप भी सर ईएमएफटी का है और कम्युनिकेशन का, इसलिए वो पेपर में बढ़ा रहा है उसका हाँ, प्रोपोर्शन बिल्कुल सही बात है। पेपर। हाँ और एनालॉग का भी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल, हाँ हाँ। एनालॉग सर्किट्स। तो ये आप लोगों ने सुना होगा पूरा डिटेल जो जर्नी है, ऋत्विक ने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को कवर किया है कि कैसे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और वो डीमोटिवेटेड भी था बीच में, है ना। और डीमोटिवेट था तो उसको उसके फादर ने मोटिवेट किया। ठीक है, तो ऐसा एक मोटिवेटर आपके पास भी होना चाहिए, है ना। पेरेंट्स से अच्छा मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलता, मतलब मैं खुद भी पर्सनली अपने पेरेंट्स को देख के ही हमेशा मोटिवेट होता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के आसपास भी कोई ऐसे लोग होंगे, पेरेंट्स होंगे और भी कोई ब्रदर सिस्टर होंगे, जिनको देख के आप हमेशा मोटिवेटेड फील करते होंगे। और अगर नहीं है तो आप अपने आप पे ही डिपेंडेंट रहो, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। कोई कभी आके अगर आपको मोटिवेट करेगा तो वो एक शॉर्ट टाइम मोटिवेशन रहेगा। अगर आज मैं आपको मोटिवेट करूंगा तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट 1 मंथ तक मोटिवेटेड रहो, उसके बाद फिर से आपको एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा आप कब तक करोगे, मतलब ये तो चलो प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो चलो 6-7 महीने तक आपको कोई मोटिवेट भी कर देगा, लेकिन उसके बाद जब अपनी लाइफ में आप कभी डीमोटिवेट होगे फ्यूचर में जब आप, है ना, तो उस समय आपको मोटिवेट करने के लिए फिर आप किसी और को सर्च करोगे, तो ऐसे आप अपनी लाइफ को सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने आप पे, जैसा आप देख भी पा रहे हो मेरे बैकग्राउंड में, बिलीव इन योर सेल्फ। तो आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा और आपको खुद अपना मोटिवेशन बनना पड़ेगा। आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जो आप अचीव कर सको, जो आपके पोटेंशियल के थोड़ा सा ऊपर हो, है ना। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके प्रिपरेशन करोगे तब आप जरूर सक्सेस हासिल करोगे। आपको बिलीव करना होगा अपने आप पे। कई बार हम ऐसा करते हैं कि सबको देख के गेट की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं करना है। हमेशा अपने आप को पहले जज करो, और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो इस गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए और सारे टेक्निकल सब्जेक्ट से आपको टच में रहना चाहिए, और नॉन टेक भी आपको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कई एग्जाम्स ऐसे आते हैं जिसमें नॉन टेक्निकल पार्ट भी पूछता है, तो वो डेली हैबिट में लेके आओ।
है ना, करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो। ये सब चीज़ें अगर आप अपने हैबिट में ले आओगे तो कभी भी ये सब चीज़ें आपको किसी एग्जाम के लिए बॉदर नहीं करेगी। ठीक है, तो हम लोग ऋत्विक को पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से और अपने साइड से बेस्ट विशेस देता हूँ फ्यूचर के लिए। तो आप अपने थैंक यू लाइफ में सर। जो भी अचीव करना चाहो वो आपको मिले इसके आगे, क्योंकि गेट तो एक जस्ट स्टॉपेज है। इसके आगे यस लाइफ में आपको बहुत कुछ करना होगा, है ना। और आई होप कि आप शायद ईएससी और एएस की प्रिपरेशन भी आगे फ्यूचर में करोगे, तो उसके लिए भी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो ऐसे सेशंस में अपने चैनल में लेके आता रहूँगा। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्ट होना चाहते हैं और आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों से वो मिस्टेक ना हो जो उनसे मिस्टेक हुई थी। ठीक है, तो हम लोग इस चैनल पे दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट एस्पिरेंट के साथ जिन्होंने गेट 21 में सक्सेस हासिल की है। थैंक यू। थैंक यू सर।